सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो हम लोग का सीरीज़ चल रहा है उसमें अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग शुंग वंश के बारे में। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज़ में मौर्य साम्राज्य तक पूरा कवर कर लिया है। अब मौर्य साम्राज्य जो हमारा था वो 322 BC से लेकर के 185 BC तक चला मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जो कि मगध साम्राज्य का एक भाग है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर बृहद्रथ की मृत्यु के साथ, यानी बृहद्रथ जो हमारा अंतिम शासक था, उसके बाद इस वंश का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। उसके बाद कौन सा वंश आता है, शुंग वंश आता है। तो हम लोग आज इस शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शुंग वंश, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुंग वंश के टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं। तो शुंग वंश की टाइमिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 185 BC से लेकर के 185 BC से लेकर के 73 BC तक, यानी कि टोटल 112 वर्ष का शासनकाल रहा किसका, शुंग वंश का शासनकाल रहा। और शुंग वंश के बारे में बात कर लिया जाए तो इसके पहले जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में बेसिकली जैन धर्म के थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक ने, ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन ये जो साम्राज्य था, ये साम्राज्य क्या था, ब्राह्मण साम्राज्य था। ये साम्राज्य कैसा था, ये ब्राह्मण साम्राज्य था, ठीक है। हाँ, ये साम्राज्य ब्राह्मण साम्राज्य था। इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे इसके पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और इनका शासनकाल जो चला 185 BC से लेकर के 149 BC तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। अच्छा, राजधानी क्या थी, इस वंश की राजधानी के बारे में बात करी जाए तो राजधानी थी विदिशा, MP। विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे सांची का स्तूप बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। राजधानी की बात कर ली हमने। यहाँ की भाषा क्या थी, इस वंश की भाषा यानी कि राजभाषा क्या थी, राजभाषा थी संस्कृत, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था तो उस समय जो भाषा थी, वहाँ उस समय भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा प्रचलित थी। और बौद्ध धर्म जब अपने चरम पे था तब भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। यानी बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग ज़्यादा होता था और जैन धर्म के लोग प्राकृत भाषा का उपयोग ज़्यादा करते थे। लेकिन जब ब्राह्मण साम्राज्य, जब एक तरीके से मान लीजिए हिंदू साम्राज्य आगे बढ़ा तो उस समय राजभाषा क्या हुई, संस्कृत, ठीक है। ब्राह्मण साम्राज्य में राजभाषा संस्कृत हुई, ठीक है। ये जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ये बौद्धों से चिढ़ता था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए तो ये क्या करते थे, बौद्ध लोगों से नफरत या फिर चिढ़ना कह लीजिए, चिढ़ने वाला शासक चिढ़ता था, ठीक है। बहुत लोग इसको पसंद नहीं थे, बौद्ध धर्म इसको पसंद नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या किया इसने, जो अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूप को तुड़वाया, ठीक। बौद्धों के 84,000 स्तूप को किसने तुड़वाया था, पुष्यमित्र शुंग ने ही तुड़वाया था। क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 84,000 स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया था उसको तुड़वाया, लेकिन इसने खुद स्तूप बनवाया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा। स्तूप इसने कौन सा बनवाया था, इसने स्तूप बनवाया था कौन सा, भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था ये, ठीक, अंतिम शासक। थोड़ा पेन का इशू हो सकता है, आप लोग मैनेज करिएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। तो इसने क्या करा था, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक। और पुष्यमित्र शुंग की हत्या करके अपना ये शुंग वंश स्थापित करता है, ठीक है। अब इसके काल को, जो इसका जो शासनकाल है, इसके शासनकाल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल किसको कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग के काल को। क्यों, क्योंकि उस समय पे बौद्ध धर्म बहुत चरम पे पहुंच गया था और जो हमारा वैदिक सभ्यता थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलती जा रही थी। तो वैदिक सभ्यता को पुनर्जागृत करने वाला शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ही वैदिक सभ्यता को जागृत करने वाले शासक थे, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग की बात करी जाए तो ये पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी किसकी, बृहद्रथ की। और पुष्यमित्र शुंग था कौन, कहाँ से आया था ये पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ की सेना में था, इनफैक्ट ये सेनापति था, ये बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये बृहद्रथ का सेनापति था कौन, पुष्यमित्र शुंग, ठीक। अच्छा, यहाँ पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था, यवनों का आक्रमण भी इसी के समय हुआ था, ठीक है। और यवन जो है ये यूनानी थे, ठीक है, यूनानी, यानी यूनान ने आक्रमण किया था, इसमें से डेमेट्रियस नाम पर, डेमेट्रियस एक प्रमुख नाम है, याद रखेंगे। तो यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। इसमें से यवन यानी कि यवन कौन थे, यूनानी लोग थे, ठीक है। और इसमें से प्रमुख यवन कौन था, यह प्रमुख यूनानी शासक कौन था, डेमेट्रियस था। और इसके दरबार में, पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि रहा करते थे। पतंजलि के बारे में सबको पता है, ये योग शास्त्र के रचयिता है, इनके दरबार में पतंजलि रहा करते थे। और पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा है, पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा है। और आगे बात करी जाए, एक पुस्तक है पतंजलि की महाभाष्य,
दोनों हमको याद रखना है, योग शास्त्र और महाभाष्य किसकी रचनाएं हैं? पतंजलि की रचनाएं हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। पतंजलि की रचनाएं कौन कौन सी है? योग शास्त्र और महाभाष्य। आगे बात करी जाए तो पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? पतंजलि ने करवाए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था? जो अश्वमेध यज्ञ में बेसिकली होता था कि घोड़े से राज्य का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, घोड़े को छोड़ दिया, घोड़ा जितनी दूर तक चलता गया वहीं तक उसका मतलब उस राजा का राज्य निर्धारण होता था। ठीक है, अब ये रहा पुष्यमित्र के बारे में। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं। पुष्यमित्र के बाद कौन कौन आए? पुष्यमित्र तो संस्थापक थे ही। ठीक, इनके उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो पुष्यमित्र के बाद कौन आता है? अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र आते हैं। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ आते हैं। वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र आते हैं। ठीक, ये सब उत्तराधिकारी हैं। और वसुमित्र के बाद देवभूति आते हैं। और ये जो देवभूति हैं, ये देवभूति कौन थे? ये अंतिम शासक थे। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति ही शुंग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक, अब आगे बात करते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अच्छा, जो अग्निमित्र हैं, अग्निमित्र के समय विदर्भ का युद्ध हुआ था। विदर्भ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? विदर्भ का जो युद्ध है वो अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में, अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में विदर्भ का युद्ध हुआ था। ठीक, अच्छा, अब ये जो अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में युद्ध हुआ क्यों था? अब यज्ञसेन जो थे, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यज्ञसेन, अग्निमित्र में यहाँ पे लिख देता हूँ, अग्निमित्र। अभी अग्निमित्र और यज्ञसेन की बात हो रही है। यज्ञसेन की एक चचेरी बहन थी मालविका। यज्ञसेन की चचेरी बहन थी मालविका। ठीक है, और मालविका से ये क्या करते थे? ये चचेरी बहन है। ठीक, मालविका से अग्निमित्र क्या करते थे? प्रेम करते थे। इन दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था। ठीक, अब इससे वो यज्ञसेन क्या थे? यज्ञसेन नाराज थे। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ? अग्निमित्र और यज्ञसेन का युद्ध हुआ। अग्निमित्र मालविका से प्रेम करते थे, मालविका जो कि यज्ञसेन की चचेरी बहन थी। और जिस वजह से ये हमारा विदर्भ का युद्ध हुआ अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। और अग्निमित्र के बारे में बात करी जाए तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अग्निमित्र से। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, मालविका और अग्निमित्र का जो प्रेम है, ठीक है, इसके बेस पे, इन दोनों के प्रेम के बेसिस पे कालिदास की एक रचना है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कालिदास की इस रचना के बारे में। उस रचना का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और अग्निमित्र और मालविका के प्रेम से संबंधित ये रचना है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अग्निमित्र से संबंधित में एक और पॉइंट बताने वाला था, जो कि ये था कि अग्निमित्र जो है वो कलिंग के विरुद्ध अभियान करते हैं खारवेल के समय में। ठीक, ठीक है, और बृहद्रथ के समय में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अग्निमित्र है कलिंग अभियान करते हैं। ठीक, कलिंग अभियान करते हैं, किसके समय में था? उस समय शासक कौन था कलिंग का? खारवेल था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आता है, किससे संबंधित है? ये जो कलिंग है, कलिंग जो है ये बृहद्रथ, कलिंग जो पहले क्या था? मगध में था, मगध साम्राज्य में था अशोक के समय में। ठीक, लेकिन जब बृहद्रथ आया, बृहद्रथ यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, मगध साम्राज्य का जो मौर्य साम्राज्य था उसमें के शासक कमजोर होते गए। तो जो बृहद्रथ का समय आया तो कलिंग क्या हो गया था? कलिंग अलग हो गया था मगध साम्राज्य से। ठीक, कलिंग अलग हो गया था, किससे? मगध से। ठीक है, तो उस समय कलिंग का शासक कौन था? उस समय कलिंग का शासक खारवेल, जब राजा था मगध साम्राज्य का, उस समय कलिंग का शासक कौन था? खारवेल था। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहीं इसी कलिंग पे, खारवेल के समय में, कलिंग का जो शासक था खारवेल, इसी के समय में अग्निमित्र ने हमला किया था या फिर कलिंग पर अभियान किया था। ठीक है, और खारवेल की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। जो खारवेल है ये चेदी वंश का शासक था, चेदी वंश से संबंधित था। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब आगे बात करते हैं चेदी वंश से ही संबंधित चेदी वंश के संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? चेदी वंश के संस्थापक की बात करिए तो महामेघवाहन चेदी वंश के संस्थापक थे। ठीक, महामेघवाहन चेदी वंश के संस्थापक थे। और महामेघवाहन के बाद ही खारवेल शासक बना था। ठीक है, अभी जो खारवेल है, खारवेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खारवेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल को माना जाता है। ठीक है, चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है? वो खारवेल ही है। ठीक है, ये महामेघवाहन जो कि संस्थापक थे उसके बाद ये शासक बने थे। अच्छा, खारवेल के समय में हाथी गुम्फा अभिलेख जारी हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा डाक करके लिखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय में जारी किया गया था? ये खारवेल के समय में जारी किया गया था। खारवेल ने ही जारी कराया था। और ये किस भाषा में था? ये प्राकृत भाषा में था। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में था। अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है, यानी कलिंग के युद्ध का नहीं, सॉरी, कलिंग प्रशासन का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो अशोक का 13वां शिलालेख था, सबसे बड़ा शिलालेख, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन था। इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग प्रशासन का वर्णन था। और एक शब्द है भारतवर्ष, इस शब्द का उल्लेख भी किसमें था? हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा उसको एक बार और देख लेते हैं फिर से।
हम लोगों ने क्या देखा, पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और पुष्यमित्र शुंग से संबंधित कुछ बातें थी कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहदत्त के सेनापति थे और इन्होंने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और जब पुष्यमित्र शुंग राजा थे तो इनके समय में यवनों का आक्रमण हुआ था। किसने किया था, शासक कौन था यवनों में, यवनों का, वो डेमेट्रियस था। ठीक है, और इसके समय में जो इसका दरबार था, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहा करते थे। पतंजलि का अगर से समय पूछ ले तो पुष्यमित्र शुंग यानी कि जो 185 बीसी से लेकर 149 बीसी के बीच में इसका शासनकाल था, उसके समय में कौन रहते थे, पतंजलि रहते थे। ठीक है, और पतंजलि ने पुस्तकें क्या क्या लिखी थी, योगशास्त्र और महाभाष्य पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, और पतंजलि ने ही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसके लिए कराए होंगे, जाहिर सी बात है पुष्यमित्र शुंग के समय में थे तो पुष्यमित्र शुंग के लिए ही कराया होगा। ठीक है, अच्छा, इतनी बातें थी पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग से के जो उत्तराधिकारी हैं उसके बारे में क्या है बात कर लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग का जो अगला शासक था शुंग वंश का, वो था अग्निमित्र। अग्निमित्र से संबंधित कुछ पॉइंट है। पहला ये कि विदर्भ का युद्ध हुआ। विदर्भ का युद्ध अग्निमित्र से हुआ, किसके किसके बीच में, अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच। किसके लिए हुआ था, मालविका के लिए। मालविका के कारण हुआ था, लिए नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि जो मालविका थी वो यज्ञसेन की चचेरी बहन थी और अग्निमित्र मालविका से प्रेम करते थे। ठीक है, इसी सिलसिले में विदर्भ का युद्ध होता है। ठीक है, और अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के आधार पर कालिदास की एक रचना लिखी गई है। कालिदास ने एक रचना लिखी है, इस रचना का नाम क्या है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अग्निमित्र से संबंधित एक बात है कि जो अग्निमित्र ने कलिंग का अभियान भी किया था। और कलिंग का अभियान किसके समय में किया था, वो खारवेल के समय में किया था। ठीक है, और क्या कहते हैं जो खारवेल है। अच्छा, अन्य शासकों के बारे में बात करते हैं। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, वसुमित्र के बाद जो देवहूति हैं, देवहूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अग्निमित्र से संबंधित कुछ बातें हो रही थी। तो अग्निमित्र ने कलिंग अभियान किया था खारवेल के समय में। और खारवेल के बारे में मैंने बता दिया है। जो कलिंग है, कलिंग को अलग करा लिया था मगध साम्राज्य से या फिर मौर्य साम्राज्य से। किसने अलग करा लिया था, खारवेल ने अलग करा लिया था। ठीक है, खारवेल क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक, हाँ, अब आगे बात करते हैं। तो जो खारवेल है, खारवेल किससे संबंधित थे, खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। ठीक है, चेदी वंश के संस्थापक कौन थे, महामेघ वाहन। चेदी वंश के संस्थापक कौन थे, महामेघ वाहन। महामेघ वाहन के बाद जो दूसरा शासक हुआ वो कौन था, खारवेल। और खारवेल जो था वो चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, और खारवेल के समय में ही हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया था खारवेल ने। और किस भाषा में था ये, प्राकृत भाषा में। और हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या क्या वर्णित है, हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग प्रशासन और भारतवर्ष शब्द का वर्णन किया गया है। ठीक, अच्छा, तो ये जो है शुंग वंश की बात हो रही थी। शुंग वंश कितनी देर तक चला था, 185 बीसी से लेकर के 73 बीसी तक चला था। ठीक, 73 बीसी तक चला था। अब शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है, शुंग वंश के बाद आ जाता है कर्ण वंश। ठीक है, छोटे छोटे वंश के बारे में हमको याद रखना है, संस्थापक और इसका समय। ठीक, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनेंगे मैं डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है, अब कर्ण वंश की बात करी जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी, विदिशा, एमपी थी। अब कर्ण वंश जब आया तो इसका समय था 73 बीसी से लेकर के 30 बीसी तक। यहाँ पे हम लोग एडी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो पहली शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, कर्ण वंश का ही शासनकाल था। ठीक है, तो कर्ण वंश के संस्थापक की बात करी जाए, संस्थापक कौन थे, वासुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव हैं। ठीक है, और ये तो संस्थापक हैं। और कर्ण वंश के अंतिम शासक की बात कर लेते हैं। अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मन थे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अच्छा, राजधानी की बात कर लेते तो राजधानी थी, 2 राजधानियाँ थी कर्ण वंश में। कर्ण वंश की 2 राजधानियाँ कौन कौन सी थी, पहला तो हमारा विदिशा ही था। पहला कौन सा था, विदिशा ही था। दूसरा कौन सा था, दूसरा था पाटलिपुत्र। ठीक, ये 2 राजधानियाँ थी कर्ण वंश के समय में। ठीक है, इतनी बातें हमको याद रखनी है। तो ये रहा कर्ण वंश से संबंधित कुछ बातें। ये कर्ण वंश किसके बाद आया, ये शुंग वंश के बाद आता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, सुशर्मन। ठीक, ये बात हमको याद रखनी है, अब इसका उपयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सातवाहन वंश जो है ये 300 वर्षों तक का शासनकाल रहा इनका, 300 वर्ष तक का शासनकाल रहा। अब इसमें जो है भाषा की बात करते हैं। तो भाषा क्या थी सातवाहन वंश की, भाषा थी प्राकृत। और धर्म कौन सा था, धर्म था ब्राह्मण। ठीक है, शुंग वंश के बाद कौन सा धर्म आता है, अरे शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण वंश थे वो, और यहाँ पर सातवाहन वंश जो है उसमें भी कौन सा धर्म था, ब्राह्मण धर्म था। ठीक है, अच्छा, संस्थापक कौन थे, संस्थापक की बात करी जाए तो संस्थापक थे हमारे कौन, शिमुख। शिमुख कौन थे, अरे सातवाहन वंश के संस्थापक थे। और राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानियाँ थी जो सातवाहन वंश की राजधानी थी वो कौन सी थी, पैठन थी। पैठन जिसका नाम प्रतिष्ठान भी है, प्रतिष्ठान। ठीक है, और दूसरा दक्षिण में दक्षिणी महाराष्ट्र, 2 राजधानियाँ थी, दक्षिणी महाराष्ट्र। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। पहली राजधानी क्या थी, पैठन, और दूसरी राजधानी क्या थी, दक्षिणी महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया राजधानी के बारे में। ठीक, भाषा क्या थी, प्राकृत। धर्म क्या था, ब्राह्मण। संस्थापक कौन थे, शिमुख संस्थापक थे। राजधानियाँ क्या थी, पैठन और दक्षिणी महाराष्ट्र। अच्छा, अभी शिमुख ने स्थापना की कैसे, तो यहाँ पर कर्ण वंश के जो अंतिम शासक है सुशर्मन। ठीक, सुशर्मन की हत्या करके इन्होंने क्या किया था, सुशर्मन की हत्या करके। सुशर्मन की हत्या किसने की थी, शिमुख ने हत्या की थी। और शिमुख ने सुशर्मन की हत्या करके तो जो हमारा सातवाहन वंश है उसकी स्थापना की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और सुशर्मन के बारे में तो पता ही है, कितनी बार डिस्कस कर चुके हम लोग। ये जो सातवाहन वंश है इसको एक और नाम से जाना जाता है, आंध्र का सातवाहन वंश, आंध्र का
सातवाहन वंश। आंध्र का सातवाहन वंश कौन सा था ये? सातवाहन वंश ही क्या कहलाया? आंध्र का सातवाहन वंश। ठीक है। अच्छा, जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है, जिसमें पहला अभिलेख आता है नागनिका अभिलेख। नागनिका अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहन से संबंधित है। नासिका अभिलेख, ये किससे संबंधित है? ये भी सातवाहन से संबंधित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में तो मैंने बताया ही, किसने जारी करवाया था? ये खारवेल ने जारी करवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख। इन अभिलेखों से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। अच्छा, 3 अभिलेख हैं इंपॉर्टेंट, नागनिका अभिलेख और नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। नागनिका अभिलेख जो है वो नागनिका ने, और नासिक अभिलेख वल्सरी ने, और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने जारी कराया था। सिमुक के बारे में बात करें तो सिमुक की कोई खास उपलब्धि नहीं थी। सिमुक बस इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब सिमुक के बाद जो आते हैं उत्तराधिकारी, वो इंपॉर्टेंट है। सिमुक के बाद कौन आते हैं? सिमुक के बाद आते हैं सातकर्णी प्रथम। सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम आते हैं। सातकर्णी प्रथम का क्या है ऐसा? सातकर्णी प्रथम को उपाधि दी गई थी दक्षिणापतिपति या फिर प्रतिष्ठानपति। ठीक है। इनको उपाधि क्या दी गई थी? दक्षिणापतिपति या फिर प्रतिष्ठानपति। 2 उपाधियाँ याद रखें, किसका है ये? सातकर्णी प्रथम का। ठीक। दक्षिणापतिपति इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने दक्षिण की ओर गए थे। सॉरी, यहाँ माफ़ करिएगा, दक्षिणापतिपति इसलिए कहा गया था क्योंकि महाराष्ट्र से एमपी की ओर गए थे। ठीक है। और प्रतिष्ठानपति, दक्षिणापतिपति, हम लोग को ये 2 उपाधियाँ याद रखनी है। ये उपाधियाँ किसकी हैं? सातकर्णी प्रथम की हैं। ठीक है। अच्छा, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे? एक तो पतंजलि के समय में हुआ था, पतंजलि ने कराया था पुष्यमित्र शुंग के समय में, और एक सातकर्णी के समय में होता है। कौन सा? 2 सातकर्णी के समय में होता है अश्वमेध यज्ञ। और एक जो है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ कौन कराता है? सातकर्णी प्रथम कराते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अच्छा, सातकर्णी प्रथम के समय में राजधानी क्या थी? सातकर्णी प्रथम के समय में राजधानी थी अमरावती। ठीक। और इससे पहले राजधानी क्या थी? इससे पहले राजधानी थी 2 हमारी, प्रतिष्ठान और दक्षिणी महाराष्ट्र। ठीक है। अब आगे बात करी जाए सातकर्णी प्रथम के बारे में, तो इसने भूमिदान की प्रथा की शुरुआत की थी। ये जो पॉइंट्स हैं मैं बताते जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो भूमिदान की प्रथा किसने शुरू की थी? सातकर्णी प्रथम ने। और भूमिदान किसको करते थे? ये ब्राह्मणों को भूमिदान करते थे सातकर्णी प्रथम। ठीक है। और ये जो भूमिदान का जो जानकारी है कि भूमिदान करते थे ब्राह्मणों की, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से। ठीक है। नानाघाट अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, ये भी बात हमको याद रखनी है। ठीक है। और नानाघाट अभिलेख जो है ये नागनिका ने जारी कराया था। नागनिका ने जारी कराया। ठीक है। अब नागनिका कौन थी? नागनिका के बारे में मैंने ऊपर ही बताया था। नागनिका जो है उन्होंने नागनिका अभिलेख, यहाँ पे मैंने बताया था नागनिका अभिलेख को, नागनिका नहीं, यहाँ पे जो नागनिका अभिलेख है नागनिका ने जारी कराया था, और नासिका अभिलेख वल्सरी ने जारी कराया था। और हाथी गुम्फा के बारे में तो पता ही है, खारवेल ने जारी कराया था। ठीक। तो भूमिदान, ब्राह्मणों को भूमिदान करने का जो उल्लेख है वो नागनिका अभिलेख में है, सॉरी नानाघाट अभिलेख में है। और नानाघाट अभिलेख को किसने जारी कराया था? नागनिका ने। अब नागनिका है कौन? ये नागनिका है सातकर्णी प्रथम की पत्नी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी है। ठीक, नागनिका। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आगे बात करते हैं सातकर्णी प्रथम। अच्छा, ये जो सातवाहन वंश है हमारा, सातवाहन वंश में टोटल कितने शासक बताए गए? 30 शासक बताए गए। ठीक है। 300 वर्षों का शासनकाल था और 30 शासक थे। और ये सातवाहन वंश में, ये बात कहाँ बताई गई है? वायु पुराण में बताई गई है। वायु पुराण में बताया गया है कि सातवाहन वंश ने केवल कुल 300 वर्षों तक शासनकाल किया था सातवाहन वंश ने, और टोटल 30 शासक थे। लेकिन इन सबका उल्लेख नहीं मिल पाता है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं सबका मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है। तो सातकर्णी के बारे में इतनी बातें हो गई। एक बार और देख लेते हैं सातकर्णी जो है इनको उपाधि मिली दक्षिणापतिपति, प्रतिष्ठानपति। और इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, एक राजसूय यज्ञ कराया था। और इनके समय में जो राजधानी थी वो क्या थी? वो अमरावती थी। और इन्होंने भूमिदान, ब्राह्मणों के लिए भूमिदान शुरू किया था। और इसका जो पता चलता है वो नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। नानाघाट अभिलेख नागनिका ने जारी कराया था। ठीक है। नागनिका कौन थी? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे सातकर्णी के उत्तराधिकारी के बारे में। तो सातकर्णी के बाद कौन आता है? सातकर्णी प्रथम के बाद आते हैं अगले शासक हाल। अब हाल के बारे में बात करी जाए, हाल के बारे में बात करिए तो हाल जो थे ये संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान थे। और इनकी एक रचना भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना क्या है? गाथा सप्तशती। एक मिनट, रचना का नाम क्या है इनके? गाथा सप्तपति, हाल की रचना का नाम। ठीक है। और हाल के दरबार में 2 विद्वान थे। वो 2 विद्वान कौन कौन से थे? पहले तो सर्ववर्मन थे। और दूसरे विद्वान कौन थे? गुडाढ्य। ठीक, ये 2 विद्वान काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं। इन्होंने जो किताब लिखा था तांत्रक, सर्ववर्मन की जो किताब थी वो कौन सी थी? तांत्रक। ठीक है। और गुडाढ्य की बात करें तो गुडाढ्य की जो किताब थी वो थी बृहद कथा।
गुडाढ़ की किताब का नाम क्या था? वृहत कथा, या रचना कह लीजिए। सर्ववर्मन पहले विद्वान थे, दूसरे विद्वान थे गुडाढ़। सर्ववर्मन की जो किताब की रचना थी वो तांत्रिक थी, और गुडाढ़ की रचना क्या थी? गुडाढ़ की रचना थी वृहत कथा। ठीक है, अब इन दोनों रचनाओं से क्या पता चलता है? इन दोनों रचनाओं से हमको सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है, सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, इन दोनों। और जो वृहत कथा है, वृहत कथा के आधार पे जो विष्णु शर्मा थे, ठीक, रचना वृहत कथा के रचनाकार कौन है? गुडाढ़ है। ठीक है, और वृहत कथा के आधार पर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। वृहत कथा के आधार पर ही पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं हाल के बाद कौन शासक हुए। हाल के बाद जो हैं अगले शासक वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो इनके बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में भी। ये जो है 23वें शासक थे, सातवाहन वंश के ये 23वें शासक थे। ठीक है, और इनको सातवाहन वंश का पुनः संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने एक तरीके से दोबारा से स्थापना की थी, किसकी? सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश के पुनर्संस्थापक किसको कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। इनको कुछ उपाधियाँ दी गई थी, उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी उपाधियाँ क्या क्या थी? इनकी उपाधियों में सबसे पहला था अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और एका ब्राह्मण, ये सब इनकी उपाधियाँ हैं। त्रिसमुद्रपति, त्रिसमुद्रपति ये भी इनकी उपाधि है। त्रिसमुद्रपति किसको कहा गया? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अच्छा, क्यों जो त्रिसमुद्रपति कहा गया? त्रिसमुद्रपति क्यों कहा गया? इन्होंने बंगाल, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर और अरब सागर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर और अरब सागर को इन्होंने राज्य किया था। ठीक है, किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इतनी बातें क्लियर हैं। अच्छा, इसीलिए इनको त्रिसमुद्रपति कहा गया। वेड़कटक स्वामी, एक और उपाधि, वेड़कटक स्वामी, ये भी किसको कहा गया? ये भी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया। तो ये 4 उपाधियाँ हम लोग को याद रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? त्रिसमुद्रपति, अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, ये सब क्या है? इनकी उपाधियाँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या था? इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी वल्सरी। वल्सरी के बारे में जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था। वल्सरी जो है वो कौन थी? उन्होंने नासिक अभिलेख की रचना की थी। नासिक अभिलेख को जारी किसने कराया था? यहाँ पर, हाँ, ये रहा। नासिक अभिलेख किसने जारी कराया था? वल्सरी ने जारी कराया था। और यही कौन? वल्सरी कौन है? ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि 23वें शासक हैं, उनकी माता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। और जो गौतमीपुत्र जो वल्सरी हैं, वल्सरी जो है क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो ये नासिक अभिलेख को जारी कराई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये वल्सरी जो है अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही। ठीक है, यानी कि जो वल्सरी हैं और गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतम लिखता हूँ यहाँ पे, ये दोनों ने साथ में शासन किया था, ये कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, और सातवाहन वंश जो है वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, लेकिन सातवाहन वंश जो था वो पितृसत्तात्मक था, और जिसकी वजह से, अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना, और सातवाहन वंश पितृसत्तात्मक होने के बावजूद वल्सरी ने भी शासन किया था। ठीक है, बस यही पॉइंट है। अच्छा, पितृसत्तात्मक आपने सुना होगा और मातृसत्तात्मक सुना होगा। ठीक है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। जो मातृसत्तात्मक सभ्यता है या फिर मातृसत्तात्मक राज्य, वो केवल सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद कोई भी सभ्यता आई है वो मातृसत्तात्मक नहीं रही है, सारी की सारी सभ्यताएं पितृसत्तात्मक रही हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जितनी भी सभ्यताएं रही हैं वो पितृसत्तात्मक रही हैं। ठीक है, चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे वो मगध काल हो, सारी की सारी सभ्यताएं कैसी रही हैं? पितृसत्तात्मक। ठीक, अच्छा, तो ये थोड़ा सा पॉइंट था, इसको याद करना है हम लोगों को। अब आगे बात करते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया था? इसने क्या किया था? शक शासक नहपान को हराया था। नहपान को हराया था। ठीक है, नहपान कौन था? ये शक शासक था। शक शासक नहपान को किसने हराया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और ये जो है, तो जैसा कि मैंने बताया, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान शासक को हराया था। और इस बात का पता कैसे चला? इस बात का पता चलता है जोगलथम्बी नासिक एक जगह है, वहाँ से मृदभांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, अब उस मिट्टी के बर्तनों पे क्या छपा था? उस मिट्टी के बर्तनों पे छपा था, एक तरफ नहपान छपे थे और एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी छपे थे। तो जिससे ये अनुमान लगाया गया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। और यहीं से एक मृदभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और साथ ही साथ 13,250 सिक्के मिले हैं। उन्हीं सिक्कों पे एक तरफ सातकर्णी और एक तरफ कौन थे? एक तरफ कौन थे? नहपान, जो कि शक शासक थे। इसी से अनुमान लगाया गया कि जो नहपान शासक थे वो किससे हारे थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी से हारे थे। अच्छा, ये तो रहा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। अब आगे बात करते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो शासक बने थे वो वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी बने थे। ठीक है, अगले शासक कौन थे? अगले शासक क्या कह लीजिए, जो इंपॉर्टेंट शासक है वो वशिष्ठीपुत्र
सातकर्णी अगले शासक थे। ठीक है, इनको पुलवामी, इनको क्या कहा, इनका पुलवामी के नाम से भी जाना जाता है। पुलवामी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? पुलवामी के नाम से वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी को जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर है, शक शासक था रुद्रदामन। शक शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन और इनकी लड़ाई होती है, रुद्रदामन और इनकी लड़ाई होती है, रुद्रदामन जीत जाते हैं, यानी कि वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी हार जाते हैं। ठीक है, तो इनका एक पुत्र था, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी का पुत्र कौन था? शिवश्री। शिवश्री इनके पुत्र थे। ठीक, और रुद्रदामन जो कि जीतते हैं, ठीक है, उनकी बेटी थी कौन? उनकी बेटी थी, ठीक, तो रुद्रदामन ने अपनी बेटी की शादी किससे करा दी थी? शिवश्री से करा दी थी। ठीक है, रुद्रदामन की बेटी शक शासक, ठीक है, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी का बेटा शिवश्री, दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, इतना मतलब यही है इसके बारे में इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, बाकी कौन से शासक के बारे में बात करेंगे? यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में बात करेंगे। मात्रा वात्रा का ध्यान थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम ही रख रहा हूँ, तो मैनेज करिएगा आप लोग। यज्ञश्री सातकर्णी है, ठीक है, ये इनसे एक ही पॉइंट पे बनता है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जलयान से संबंधित, जलयान के चित्र की जो मतलब इन्होंने ऐसे सिक्के जारी कराए थे जिसपे जलयान का चित्र था। ठीक है, जैसे अभी के जो नोट बन रहे हैं उस पर मंगलयान, रानी का वाव, ये सब चित्रित हैं। उस समय में जब इन्होंने यज्ञश्री सातकर्णी ने सिक्का चलाया था तो उस समय उस पर जलयान का चित्र बनवाया था। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या के लिए, जो अंतिम शासक है वो कौन है? विजय। ठीक है, सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक कौन है? वो है विजय, ये हमको याद रखना है। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे श्रीमुख। 23वें शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसको पुनर्संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और अंतिम शासक कौन थे? विजय अंतिम शासक थे। तो ये रहा हमारा, अभी बचा है थोड़ा सा सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगा, सातवाहन वंश का जो एरिया है भारत में वो कहाँ पे था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ। तो ये इंडिया का मैप है इस तरीके से। ठीक है, तो इंडिया में जो शक शासक थे, शक शासक का जो एरिया था वो ये था, जो रुद्रदामन के बारे में मैंने बताया, शक शासक। और सातवाहन वंश था जो ये, वो यहाँ पे था, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहीं क्या था? सातवाहन वंश था। ठीक है, और चेदी वंश के बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा। चेदी वंश कहाँ के शासक थे? चेदी वंश जो थे वो, उनके संस्थापक कौन थे? महामेघ, वाहन और खारवेल भी यहीं से संबंधित थे। ठीक है, ये चेदी वंश थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो था कण्व वंश। ठीक, तो ये सब हमारा भारत में कौन सा वंश कहाँ पे स्थित था इसके बारे में हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसलिए इसको बताया, यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना है मुझे कि भारत में चांदी का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ हुआ है? सॉरी, हाँ, तो जो हमारा सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश क्या करता था? सातवाहन वंश कल्याण बंदरगाह से व्यापार करते थे। और अभी मैंने बताया कि जो भारत में चांदी का इंपोर्ट सर्वाधिक होता था। ठीक है, अब इंपोर्ट कहाँ से होता था? इंपोर्ट होता था यहाँ से, जो अरब कंट्री से, उधर से होता था। अब क्या किया जाता था, एक तो यहाँ से भड़ौच, ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है, ये है भड़ौच बंदरगाह, याद रखेंगे, जो कि गुजरात में स्थित है। और गुजरात में किसका शासन है? शकों का शासन है। और महाराष्ट्र में एक बंदरगाह था, कल्याण बंदरगाह। ठीक है, अब जो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे, शासक थे, वो कल्याण बंदरगाह से व्यापार करते थे। और इनको चांदी अगर चाहिए होता था तो क्या करते थे, ये इनको चांदी मिल नहीं पाता था, किसकी वजह से नहीं मिल पाता था? शकों की वजह से नहीं मिल पाता था। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका होता था उस समय पे? चांदी का इंपोर्ट होता था। ठीक है, और किस जगह से होता था? भड़ौच बंदरगाह से। अब इनके पास चांदी ना पहुँचे, चांदी नहीं पहुँच सकता, तो इन्होंने क्या किया था? सातवाहन वंश ने, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। शीशे के सिक्के जारी करवाए थे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शीशे के सिक्के जारी किसने करवाए थे? सातवाहन वंश ने चांदी की जगह पे शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। चांदी के सिक्के क्यों जारी नहीं करवा पाए? शकों की वजह से इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं जारी करवा पाए, तो शीशे के सिक्के जारी करवाए। शीशे के सिक्के में प्रोटीन और तांबा, और इसके अलावा प्रोटीन और तांबा के सिक्के भी चलाए। प्रोटीन एवं तांबे के सिक्के भी किसने चलाए थे? सातवाहन वंश ने ही चलाए थे। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो शीशा का सिक्का है वो 500 ग्राम का सिक्का था। ये पॉइंट पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डीप पूछेगा तभी पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग याद रखेंगे कि जो सातवाहन वंश का जो सिक्का था वो शीशे का सिक्का था। ठीक है, और ये 500 ग्राम का सिक्का था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के चलाए गए। अच्छा, अब एक पॉइंट और है, सातवाहन वंश में वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया गया था, ये याद रखेंगे। वर्ण व्यवस्था सातवाहन वंश में समाप्त थी, इतना बात हमको याद रखना है। तो इतना सारा जो पॉइंट है ये सातवाहन वंश से संबंधित है। अंतिम शासक विजय थे, पहले शासक यानी संस्थापक कौन थे? शिमुख थे। और गौतमी सातकर्णी के बारे में, ये जो 23वें शासक थे, इंपॉर्टेंट है। इनका नासिक अभिलेख जो है वलश्री, इनकी माता थी, किनकी? गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो ये सब इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में, सातवाहन वंश के। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक, जो 30 शासक मैंने बताए हैं वो 30 शासक इंपॉर्टेंट है नहीं, और उनके बारे में अभी पता भी नहीं चला है। ठीक है,
और जितने शासक पता हैं उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे को उनमें डिस्कस कर लिया गया है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोग भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।